नमस्ते। हम पढ़ रहे थे कक्षा 8 का लेसन 2। इसमें हमने भूमि मतलब लेसन का नाम है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। इसमें हमने ये पढ़ लिया था। और ये भूमि का पढ़ लिया था, भूमि के उपयोग के बारे में पढ़ लिया था। भूमि संसाधन का संरक्षण ये भी हमने पढ़ लिया था। आगे चलते हैं हम। मृदा। मृदा क्या होती है? पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है। अब जो हमारी पृथ्वी है ना, तो पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है। मिट्टी, मृदा एक तरीके से क्या होता है? मिट्टी। ठीक है, किसको बोला जाता है? मृदा को क्या बोला जाता है? मिट्टी। तो क्या पृथ्वी के पृष्ठ पर मतलब जो पृथ्वी है ना, इसके ऊपर जो दानेदार कणों के आवरण की पतली परत जो होती है क्या कहलाती है? मृदा कहलाती है। ठीक है, ये भूमि से निकटता से जुड़ी होती है। जो मिट्टी है और जमीन है उसमें आपस में ये जुड़ी हुई होती है। स्थल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं। जितना भी स्थल रूप है वो क्या करता है? मिट्टी के जितने भी प्रकार है उनको क्या करता है? निर्धारित करता है कि किस तरह की मिट्टी है। लाल मिट्टी, काली मिट्टी, मिट्टी तरह की होती है। तो ये स्थल रूप जो है धरती का जो जमीन वाला जो रूप है ये करता है मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं। तो मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थों। अब मिट्टी का निर्माण किससे होता है? चट्टानों से जो हमें खनिज मिलते हैं और जैव पदार्थ मिलते हैं। इसके अलावा और बताती हूँ। एक सेकंड। और भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। तो मिट्टी का निर्माण किससे होता है? एक तो खनिज, एक चट्टान और भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। ये अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। अब ये क्या होता है? अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। अपक्षय क्या होता है? तापमान परिवर्तन, तुषार क्रिया मतलब बर्फ का गिरना, पौधों, प्राणियों और मनुष्य के क्रियाकलापों द्वारा अनावृत शैलों का टूटना और क्षय होना। मतलब तापमान बदलना या बर्फ गिरना तो मिट्टी में मिलेगा, या पौधों और प्राणियों और मनुष्य के क्रियाकलाप द्वारा अनावृत शैलों का टूटना क्या कहलाता है? क्षय। तो मृदा का निर्माण किससे? खनिजों से, चट्टानों के टूटने से, इनसे होता है। और यह अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। तो खनिजों और जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है। अगर खनिज और जैव पदार्थ उनका सही मिश्रण मिला तो ये क्या करेगा? मिट्टी को उपजाऊ बनाने का कार्य करता है। ये मृदा परिच्छेदिका। देखो, सबसे नीचे होती है जनक चट्टान मतलब थोड़े पत्थर जैसी। फिर उसके बाद अपक्षयी चट्टानें मतलब जो टूटी फूटी चट्टान होती है ना वो। फिर उसके ऊपर जो जमा हो जाता है मतलब मिट्टी के छोटे मोटे बहकराई मिट्टी वो जम जाती है। और उसके साथ ये ह्यूमस और वनस्पति के साथ ये ऊपरी मृदा, ये मतलब पेड़ पौधे जो लगे थे ना इसको ह्यूमस वाली ऊपरी मृदा बोला जाता है। केवल 1 सेंटीमीटर मृदा को बनने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। ये कॉपी में नोट करना आप। एक ये वाला भी कॉपी में नोट करना। ठीक है, ये चित्र भी बना लेना मृदा परिच्छेदिका का। ठीक, अब जो मृदा है इसके निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? ठीक है, इसके निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक एक है जनकशैल, रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज, मात्रा, पारगम्यता का निर्धारण करती है। जो जनकशैल जो होती है ना, सबसे जो जमीन के नीचे वाली होती है। जनक जब अपने माता पिता उनको क्या बोलते हैं? जनक। तो जनक का जो शैल होता है मतलब जो सबसे नीचे वाली जो चट्टान होती है उसका रंग, गठन मतलब उसकी बनावट कैसी है, रासायनिक उसके गुणधर्म, उसमें खनिज की मात्रा कैसी है, ये इसकी पारगम्यता को निर्धारित करती है। मतलब कि मिट्टी किस तरह की बनेगी। ठीक है, उसके बाद है जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय और ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। जो जलवायु, तापमान, वर्षा, जो यह मौसम जो होता है और तापमान, कभी गर्मी कभी सर्दी ऐसे होती है, बरसात होना, और पेड़ पौधों की जो पत्तियां हैं जो वो ज़मीन पे गिरती है, ये ह्यूमस निर्माण ये क्या करता है? मिट्टी के निर्माण को प्रभावित करता है ये भी। तीसरा है उच्चावच, तुंगता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करते हैं। अब मतलब जमीन पहाड़ कैसा है? ऊंचा है, नीचा है, ढाल कैसा, तो उससे मतलब बह के जो पहाड़ है उनके टुकड़े कैसे, जैसे ये पहाड़ है इसके ये टुकड़े बह बह के नीचे गिरते हैं, तो ये उसकी ऊंचाई और ढाल मृदा के संचय को भी मतलब कितनी मिट्टी इकट्ठी होगी इसको निर्धारित करते हैं।
फिर है वनस्पति जगत, प्राणी जगत और सूक्ष्म जीव ह्यूमस निर्माण की दर को भी प्रभावित करते हैं। जो वनस्पति जगत है मतलब जो पेड़ पौधे हैं, प्राणी जगत है और सूक्ष्म जीव जो छोटे मोटे जीव है, ये ह्यूमस निर्माण की दर को, ह्यूमस क्या होता है एक तरीके से खाद बनने का काम, तो मिट्टी के अंदर कैसा खाद बन रहा है ये भी इसको प्रभावित करते हैं। इसके अलावा समय मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है, और समय कितना टाइम लगता है ये मृदा परिच्छेदिका जो मिट्टी बनने की जो प्रोसेस है उसकी मोटाई को निश्चित करने का कार्य करता है। ठीक है, तो ये मृदा को के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक है। और ये ऊपर है जो मृदा परिच्छेदिका का चित्र है। ठीक है, ये जो अपना मिट्टी की जो परत होती है ना मिट्टी के से कि सबसे ऊपर क्या पाई जाती है ह्यूमस और वनस्पति के साथ ऊपरी मृदा, उसके नीचे अगर अपन थोड़ी खुदाई करेंगे तो वहाँ पे बालू गाद क्ले के साथ जैसी वैसी मिट्टी मिलेगी। थोड़ा और देखेंगे तो थोड़ी चट्टानी पदार्थ आ जाएगा, और सबसे नीचे जाएंगे तो बहुत बड़े बड़े चट्टाने जैसे टुकड़े आ जाएंगे। तो ये मिट्टी की प्रोसेस होती है, इस तरह से मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, एक सेकंड। मृदा निर्माण के कारक। मृदा निर्माण के मुख्य कारक जनक, शेल का स्वरूप और जलवायु कारक है। मृदा निर्माण के अन्य कारक स्थलाकृति, जैव पदार्थों की भूमिका और मृदा निर्माणों के संगठन में लगा समय है। अलग अलग स्थानों में ये भिन्न भिन्न है। ठीक है, मृदा निर्माण के जो सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाले कारक हैं, एक तो जनक शेल का स्वरूप, मतलब जो सबसे नीचे की जो ज़मीन है अपन खुदाई करते जाएंगे तो उसके सबसे नीचे का जो स्वरूप है, और जलवायु और वहाँ पे बरसात कैसी होती है, इस ये दोनों सबसे मुख्य कारक। मृदा निर्माण के अन्य कारक में वहाँ की स्थलाकृति मतलब वहाँ की ज़मीन कैसी है, जैव पदार्थों की भूमिका मतलब वहाँ पे पेड़ पौधे की पत्तियाँ कैसे गिरती है, कैसा क्या होता है, तो मृदा निर्माण के संगठन में और उसके जो संगठन है उसमें कितना समय लगेगा, तो अलग अलग स्थानों पर ये भिन्न भिन्न होती है। कहीं पे बरसात ज़्यादा होती है, कहीं पे कम होती है, तो अलग अलग स्थानों पर ये भिन्न भिन्न होती है। मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय। मृदा अप्रदन और क्षीणता मृदा संसाधन के लिए दो मुख्य खतरे हैं। तो मृदा का अप्रदन और क्षीणता मतलब मिट्टी का बनना, मतलब मिट्टी जो बन तो जाती है लेकिन वो क्या होता है जैसे पेड़ पौधे, बरसात आई तो क्या होगा उसके बाद मिट्टी बह जाती है, उसे बोला जाता है अप्रदन, और उसका क्षीणता मतलब कम होना। ये मृदा संसाधन के दो मुख्य खतरे हैं। हमने मृदा तो बन गई लेकिन जैसे बहुत तेज बरसात आई तो पानी के साथ मिट्टी बह के जाती है, तो ये उसके लिए खतरा है। मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारकों से मृदाओं का निम्नीकरण हो सकता है। तो मृदा का निम्नीकरण मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारकों से मृदाओं का निम्नीकरण हो सकता है। मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक, अब मृदा जो है उसके कम होने का मुख्य कारक क्या क्या हो सकते हैं, वनोन्मूलन मतलब पेड़ पौधों को काटना, अतिचारण मतलब जानवर जो थे जानवर को चराते ना पशुओं को, उसको ज़्यादा मात्रा में चराना वहाँ पर, यह रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, और जो रासायनिक उर्वरक हैं या कीटनाशक है उनका बहुत ज़्यादा मात्रा में उपयोग करना। वर्षा दोहन, बहुत ज़्यादा बरसात हो गई तो उसके साथ भी मिट्टी बह के चली जाती है। भूस्खलन और मिट्टी मतलब अभी आगे बताऊंगी आपको, भूस्खलन और अच्छे से आगे है, और बाढ़, ये सब कुछ क्या है मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय हैं। मल्च बनाना, पौधों के बीच अनावृत भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है, इससे मृदा की आर्द्रता रुकी रहती है। अब पौधों के बीच क्या होता है, जो अनावृत भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है, इससे मृदा की आर्द्रता रुकी रहती है, मतलब वो जो मिट्टी है वो बहती नहीं है। क्रियाकलाप, भारत में जलोढ़, काली, लाल, लेटेराइट, मरुस्थलीय और पर्वतीय प्रकार की मृदाएं हो सकती है। विभिन्न प्रकार की मृदाओं की एक एक मुट्ठी एकत्रित कीजिए और निरीक्षण कीजिए कि वे किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न है। अब समोच्च रेखीय रोधिकाएं, समोच्च रेखाओं पर रोधिकाएं बनाने के लिए पत्थरों, घास, मृदा का उपयोग किया जाता है। अब जो समोच्च रेखाओं पर क्या होता है, रोधिकाएं बनाने के लिए पत्थरों, घास, मृदा का उपयोग किया जाता है। रोधिकाओं के सामने जल एकत्र करने के लिए खाइयाँ बनाई जाती है। रुक जाओ, आपको मैं चित्र बताती हूँ। ये समोच्च रेखीय, इनके क्या करते हैं, ये ऐसे बाउंड्री ऐसे ऐसे बना देते हैं, मतलब ये ताकि वो मिट्टी का पानी जो है ना, ये पानी ऐसे इनमें बीच में रुका रहे। ठीक है ना। क्रियाकलाप, एक ही आकार की और दो ट्रे लीजिए। इन ट्रे में अंत में छेद बनाइए और इन्हें बराबर मात्रा में मृदा से मतलब मिट्टी से भर दीजिए। अब अ ट्रे की मृदा को खाली छोड़ दीजिए, जबकि ब ट्रे में गेहूं अथवा चावल के दाने लगाइए। बाद में ब ट्रे के दाने उगकर कुछ ऊंचे हो जाते हैं। अब दोनों ट्रे को ऐसे रखिए कि वे एक ढाल पर हों। दोनों ट्रे में बराबर ऊंचाई से एक ओर से मग से जल डालते हैं। दोनों ट्रे के छिद्रों से निकलने वाले पंकिल जल को दो अलग अलग डिब्बों में
एकत्रित करें और तुलना करें कि प्रत्येक ट्रे से कितनी मृदा बह गई। अब देखो ये 2 ट्रे लेनी है आपको, एक दोनों में मिट्टी डालनी है लेकिन एक में पौधे लगाने हैं और फिर बाद में दोनों को ऐसे रखना है कि दोनों से बराबर मात्रा में। अब इनमें पानी डालते जाएंगे तो आप देखोगे कि किससे ज़्यादा मिट्टी गिर रही है। तो आप देख रहे हो अ वाली ट्रे से ज़्यादा मिट्टी, क्योंकि इसकी मिट्टी है, इसको क्या कर रखा है, इन जो छोटे छोटे पौधे हैं इन्होंने इस मिट्टी पे अपनी पकड़ बना रखी है, तो वो आसानी से नहीं बह रही है। तो हमको मिट्टी को बचाना है तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने होंगे। चट्टान बांध, ये जल के प्रवाह को कम करने के लिए बनाए जाते हैं। ये नालियों की रक्षा करते हैं और मृदा क्षति को रोकते हैं। चट्टान बांध क्या है, ये जल के प्रवाह को, मतलब पानी आसानी से बहुत तेज़ी से न बहे, इसके लिए बांध बनाए जाते हैं। ये नालियों की रक्षा करते हैं और मृदा शक्ति को, मतलब मिट्टी के नुकसान होने को रोकते हैं। बीज की फसल उगाना, वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलें एकांतर कतारों में उगाई जाती है। अब वर्षा किससे क्या होगा, मिट्टी को सुरक्षित रखने के लिए, ज़्यादा बरसात होती तो क्या होगा, पानी बह जाता है, उसको सुरक्षित रखने के लिए क्या अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलें एक एक कतार में से लगाई जाए ताकि वो क्या होगा, मिट्टी आसानी से बहेगी नहीं। क्या आप जानते हैं वर्ष 1973 में मानव उपयोग के लिए जल की खपत 3850 घन किलोमीटर वर्ष थी, जो वर्ष 2000 में बढ़कर 6000 घन किलोमीटर वर्ष से भी अधिक हो गई है। देखो अब पहले मनुष्य 1975 में जल का उपयोग कितना करता था, 3050 घन किलोमीटर वर्ष, अब 2000 में बढ़कर कितने हो गए, 6000, और ज़्यादा जल का उपयोग करने लगा है, फालतू वेस्ट करने लगा है। अब आपको मैं बताती हूँ ये भूस्खलन क्या होता है। भूस्खलन को सामान्य रूप से शेल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के वृहद संचलन के रूप में परिभाषित किया जाता है। भूस्खलन को क्या बोलेंगे, जो शेल मतलब जो चट्टानें होती है, या मलबा या ढाल, बहुत ऊंचाई से जो गिरने वाली मिट्टी होती है, उसको बोला जाता है भूस्खलन। ये प्राय भूकंप, बाढ़ और ज्वालामुखी के साथ घटित होते हैं। जैसे भूकंप आया तो क्या होगा, चट्टानें नीचे गिर जाएगी, बाढ़ आई तो ऐसे मिट्टी बह जाएगी, ठीक है ना। तो लंबे समय तक भारी वर्षा होने से भूस्खलन होता है। ये नदी के प्रवाह को कुछ समय के लिए अवरुद्ध कर देता है। जो नदी जो ऐसे बहती रहती है ना, तो अगर वहाँ से कोई ऊपर से कोई चट्टान वट्टान गिर गई तो क्या होगा, उसका पानी रुक जाएगा, बहना रोक देता है। नदी अवरुद्धता की अचानक फूट पड़ने से निचली घाटियों के आवासों में विध्वंस आ जाता है। अब क्या होगा, जैसे नदी है, इसमें पानी बह रहा था, लेकिन भूस्खलन हो गया, यहाँ पे कोई बड़ा चट्टान आ गया, अब इधर का पानी नहीं आ रहा, तो इधर का पानी इधर रुक गया, इधर का, तो जो नीचे जो घाटियों में जो घर बने होते हैं ना, वो क्या होंगे, टूटने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि नदी का पानी तो कहीं ना कहीं से रास्ता बनाएगा ही सही। तो इस तरह से दूसरी जो निचली मतलब घाटियों में जो घर रहते हैं वो क्या होते हैं, टूटना शुरू हो जाते हैं। पहाड़ी भूभाग में भूस्खलन एक मुख्य और विस्तृत रूप में फैली प्राकृतिक आपदा है। तो ये जो भूस्खलन ना, ये पहाड़ी भाग होते हैं ना, वहाँ पे भूस्खलन एक मुख्य और बहुत बड़े रूप में फैली हुई प्राकृतिक आपदा है, जो प्राय जीवन और संपत्ति को आघात पहुँचाती है और चिंता का मुख्य विषय है। समझ आ गया आपको भूस्खलन? अगर नहीं समझ आता तो आप गूगल क्लासरूम पे आप मुझे मैसेज कर दिया करो कि दीदी ये समझ नहीं आया, मैं और समझा दूंगी आपको। एक वस्तु स्थिति अध्ययन। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में रेकांग पियो के निकट पंजी गांव में बड़े हुए भूस्खलन के कारण राष्ट्रीय महामार्ग 22 की पुरानी हिंदुस्तान तिब्बत सड़क का 200 मीटर तक का भाग नष्ट हो गया। यह भूस्खलन पंजी गांव में तीव्र विस्फोटन द्वारा हुआ था। विस्फोटन के कारण ढाल का ये कमजोर क्षेत्र नीचे गिर गया, जिसके कारण सड़क और गांव के आसपास के क्षेत्र को क्षति पहुंची। पंजी गांव को किसी संभावित मानव विनाश से बचाने के लिए पूर्ण रूप से खाली करा दिया गया था। अगली है न्यूनीकरण क्रियाविधि। वैज्ञानिक प्रविधियों के विकास में हमें समझने की शक्ति मिली कि भूस्खलन उत्पन्न होने से कौन कौन से कारक और उनका प्रबंधन कैसे करना है, मतलब भूस्खलन को कैसे रोका जाए, उससे सुरक्षा कैसे की जाए। तो भूस्खलन को रोकने के लिए कुछ विधियां निम्न है। भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों को मानचित्र बनाकर इसमें प्रभावित होने वाले स्थानों को इंगित करना। इस प्रकार इन क्षेत्रों को आवास बनाने के लिए छोड़ा जा सकता है, मतलब जहाँ पे भूस्खलन होता है उसका नक्शा बनाया जाए और उन स्थानों को छोड़ दे जहाँ पे भूस्खलन होता है, तो उनको खाली छोड़ दो। भूमि को खिसकने से बचाने के लिए प्रतिधारी दीवार का निर्माण करें। अब ये प्रतिधारी तो मुझे भी नहीं पता कैसी दीवार होती है, कोई मोटी दीवार होती होगी, उसका निर्माण करें। ये रहा, ये प्रतिधारी दीवार, ये से मतलब थोड़ी सी तिरछी दीवार, मोटी दीवार का निर्माण करें। भूस्खलन को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका वनस्पति आवरण में वृद्धि है। अब भूस्खलन को रोक सबसे अच्छा तरीका क्या है, जो पेड़ पौधे ना वो सबसे ज़्यादा लगाए जाए ताकि मिट्टी नहीं खिसकेगी। और सतही अफवाह तथा झरना प्रवाहों के साथ भूस्खलन की गतिशीलता को नियंत्रित करने के लिए पृष्ठीय अफवाह नियंत्रण उपाय कार्यान्वित किए जाए। और जो सतही अफवाह है, झरना जो है, उसकी गतिशीलता को नियंत्रित करने के लिए उसके अफवाह के लिए अलग अलग रास्ते बनाए जाए, उसके रास्ते को नहीं रोका जाए, पानी बहने वाले रास्ते को, तो इससे भी अपन भूस्खलन को रोक सकते हैं। ठीक है, अब
सेकंड आपका ये रह गया, ये तो ये गया था। वेदिका फॉर्म, वेदिका फॉर्म क्या होता है? चौड़े समतल सोपान तथा वेदिका त्रिव ढालों पर जो चट्टान रहती ना, उस पर चौड़े समतल सोपान सीढ़े जैसे बना दी जाए, ऐसे सीढ़ियाँ ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो जाए। इससे पृष्ठीय प्रभाव और मृदा अपरदन कम होगा। ठीक है। समोच्च रेखी जुताई, एक पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाओं के समांतर ऐसे रेखा बना के ढाल में जुताई बहते जल के लिए ऐसे ऐसे यूँ पानी बहता रहे, ऐसे की जाए। समांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल की जरिए एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती है। रक्षक मेखलाएं, तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाया जाए ताकि मृदा अपरदन को रोका जा सके। ऐसे कतार में वृक्ष लगाया जाए। ठीक है ना, ये लगे हुए हैं ना चित्र में, ये बिल्कुल लाइन से रुक लगाया जाए। आप पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम जल। ठीक है, ऐसे करके एक एक कदम करेंगे, फिर जल के बाद वनस्पति, इस तरह से। ठीक है, थैंक यू।